नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर न्यूज रूम से। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। तो खबर दोपहर का एक नया अंदाज और खबर दोपहर में अलीम, हम आज अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते भारत दौरे पर आ रहे हैं। एक गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, गिफ्ट का नाम है रोमियो। बताएंगे दर्शकों को रोमियो क्या है। इसके अलावा बात शाहीन बाग की, जहां अभी भी डेडलॉक बना हुआ है, जाम की स्थिति बनी हुई है, क्या नतीजा निकलेगा बातचीत का बताएंगे। लिट्टी चोखा की बात होगी अलीम, आजकल लिट्टी चोखा की चर्चा ज्यादा है, उसकी चर्चा होगी। सियासत में लिट्टी चोखा अपना असर दिखाने लगा है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो भारत दौरे पर अगले हफ्ते आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, अपने साथ एक गिफ्ट लेकर आएंगे, वो रोमियो, जो कम से कम हथियार सौदे में सबसे बड़ी कामयाबी साबित होगी भारत के लिए। $2.6 बिलियन के रक्षा समझौते डोनाल्ड ट्रंप करेंगे भारत और अमेरिका के बीच। देखिए रिपोर्ट। दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर अब भारत के पास होगा। इससे भारतीय नौसेना की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ेगा। साथ ही हिंद महासागर में चीन की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोमियो हेलीकॉप्टर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अमेरिका के साथ बड़े रक्षा करार को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत नौसेना के लिए अमेरिका से 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। ट्रंप के दौरे पर $2.6 बिलियन के इस करार पर मुहर लग सकती है। अगले 4-5 साल में इन हेलीकॉप्टर्स की आपूर्ति कर दी जाएगी। 25 फरवरी को पीएम मोदी और ट्रंप की मौजूदगी में करार हो सकता है। ऐसे में 24 हेलीकॉप्टर जो है हिंदुस्तान को देना, अमेरिका के माध्यम से खरीदना, मेरे मुताबिक हिंदुस्तान की नेवी की ताकत बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। चलिए अब आपका हेलीकॉप्टर रोमियो से परिचय कराते हैं। ये दुनिया का सबसे अत्याधुनिक समुद्री हेलीकॉप्टर है, जिसका उत्पादन अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन करती है। अमेरिकी नेवी में एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वेपन के तौर पर शामिल है। ये हिल फायर मिसाइल, टॉर्पीडो और रॉकेट से लैस है। ये फ्रगेट, युद्धपोत, क्रूजर और विमान वाहक पोत से संचालित हो सकता है। ये नौसेना को जमीन रोधी और पनडुब्बी रोधी लड़ाई में ताकत देगा। ये ब्रिटेन में बने सी किंग हेलीकॉप्टर की जगह लेगा। ट्रंप के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम खरीदने पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन 9,000 करोड़ के सौदे को लेकर अभी कई पेंच है। ऐसे में हेलीकॉप्टर रोमियो का करार भारत के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकता है। हेलीकॉप्टर रोमियो भारतीय नौसेना की जरूरत और चुनौती के मुताबिक बेहद कारगर कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बिल्कुल सुमित, यहां पर देखा जाए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं और यह साबित करता है कि भारत का प्रभाव दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है। तो भारत आगे बढ़ रहा है। भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति आते हैं, कई तरह के सौदों की बात कही जाती है। लेकिन उधर हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, आतंकवाद को लेकर फंडिंग करता रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को यहां पर करारा झटका लगा है सुमित, क्योंकि पाकिस्तान जो है बिल्कुल दुनिया भर में अलग थलग पड़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार उसका जो सहयोगी हमेशा से चाइना रहा है, चीन और सऊदी अरब जैसे देश भी उसके साथ नहीं है। कैसे देख लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान कैसा मुल्क है और उसका आतंक से क्या रिश्ता रहा है, ये शायद ही बताने की जरूरत पड़े। वैसे पाकिस्तान का अब गुपचुप तरीके से आतंक को पालने पोषने का खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। पेरिस में फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी FATF की मीटिंग में पाक को साफ साफ सुना दिया गया है, उसे हर हाल में आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फंडिंग रोकनी पड़ेगी। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा गया है। इस फैसले के बाद इमरान सरकार को तगड़ा झटका लगा। उसे उम्मीद थी कि चीन, सऊदी अरब उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी ने पाक को फटकार लगाई। अब पाकिस्तान के लिए आने वाले जून का महीना अग्नि परीक्षा के माफिक होगा। जून में FATF की फिर समीक्षा बैठक होगी।
पाक की आतंक के खिलाफ कार्रवाई का लेखा जोखा होगा। टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी सरगनाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई की गहन समीक्षा होगी। अगर पाकिस्तान FATF के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो फिर वो ग्रे की जगह ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। मीटिंग में सबसे चौंकाने वाली बात चीन और सऊदी अरब के रुख का ही रहा। कल तक ये दोनों देश पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की पैरवी करते थे, लेकिन अब की बात भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों का साथ खड़े नजर आए। सिर्फ तुर्की ही पाकिस्तान के साथ दिखा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी चरम पर है। इस खराब वक्त में अगर FATF ने ब्लैक लिस्ट कर दिया तो फिर पाक सरकार के लिए हालात संभालना और मुश्किल होगा, क्योंकि इमरान खान खुद पाक आर्मी, ISI और देश में रोज रोज हो रहे आतंकियों से अजी जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वैसे अलीम, पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान को फटकार लगी हुआ FATF में, एक बार फिर से फटकार लगी, लेकिन कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, और पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं, उसका रवैया सुधरने वाला लग नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात हम शाहीन बाग की करेंगे। शाहीन बाग का मसला क्या सुलझेगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वार्ताकार वहां बातचीत करने के लिए गए, लेकिन अभी तक कोई बातचीत का नतीजा नहीं निकला। आज भी बातचीत होने वाली है। आज क्या कोई नतीजा निकलेगा? आज सिर्फ शुरुआत है। प्रोटेस्ट ये चलता रहेगा, ठीक है, और ये जारी रहेगा। हक वहीं तक होना चाहिए जहां दूसरे का हक न लिया। हम सिर्फ सीखने आए हैं आज और हम आगे और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। कल भी आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ही हम हमारे कार्य करेंगे। तो सब चाहते हैं कि हम कल दोबारा आए, तो हम आएंगे और ये कहना चाहते हैं कि आगे नहीं होने देंगे। उन्होंने सबने अपना दुख, अपना दर्द व्यक्त किया, हमें बताया। प्रदर्शनकारियों से आज फिर होगी बात। बेनतीजा रही पहली मुलाकात। पीछे हटने को तैयार नहीं प्रदर्शनकारी। बातचीत से विरोध का हल, ये सवाल सबसे अहम है। हम इस सवाल को समझेंगे, लेकिन उससे पहले इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर CAA के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन की है, जबकि दूसरी तस्वीर उसी मुद्दे को लेकर तमिलनाडु में हो रहे प्रदर्शन की, जहां प्रदर्शनकारियों ने चेन्नई में विधानसभा का घेराव किया। जबकि तीसरी तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास की है, जहां पहुंचकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान अमित शाह से पहली मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में शाहीन बाग को लेकर कोई बात होने की पुष्टि नहीं हुई, जबकि चुनाव प्रचार के दौरान ये मुद्दा गर्म था। प्रदर्शन की वजह से लग रहे जाम का ठीकरा आम आदमी पार्टी गृह मंत्रालय पर फोड़ रही थी। वहीं बीजेपी इस प्रदर्शन के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ बता रही थी। आरोप प्रत्यारोपों का वो दौर चुनाव का था, लेकिन चुनाव के बाद भी फिलहाल इस मुद्दे का हल निकलता नहीं दिख रहा है। प्रोटेस्ट देखिए, प्रोटेस्ट यहाँ से खत्म ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट खत्म होना, प्रोटेस्ट ये चलता रहेगा, ठीक है, और ये जारी रहेगा। बात आ रही है इसी में कि प्रोटेस्ट कहीं शिफ्ट करने की बात थी, खत्म करने की बात ही नहीं। आज जो बात है वो सिर्फ शिफ्टिंग की बात थी, तो शिफ्टिंग की बात चल रही थी। अगर यही तेवर रहा तो फिर किसी विवाद का हल मुश्किल है। प्रदर्शन के दौरान जो हुआ वो जांच का विषय है। मामला कोर्ट में है और मध्यस्थों के जरिए बातचीत का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही शुरू किया गया है। लेकिन प्रदर्शनकारी जिस तरह की मांग कर रहे हैं, मसलन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक मोदी सरकार संशोधित नागरिकता कानून वापस नहीं ले लेगी, वो वहां से नहीं हटेंगे। इससे पहले शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सरकार की तरफ से कोई बातचीत के लिए उनसे मिले। प्रदर्शनकारियों की ऐसी मांगों पर सरकार की तरफ से अब तक कोई सुगबगाहट दिखाई नहीं दे रही है। इससे इतर वार्ताकारों ने प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट का संदेश भी सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट, डॉक्टर का हक है अपोलो हॉस्पिटल तक पहुंचना, लोगों का हक है अपने काम पे पहुंचना, बच्चे अपने स्कूल पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है आपका हक बरकरार है, लेकिन हक वहीं तक होना चाहिए जहां दूसरे का हक न लिया जाए।
आपको बता दें कि वार्ताकार और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई पहली मुलाकात करीब 2 घंटों तक चली, जिसमें जमकर सवाल पूछे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बिल्कुल सुमित, यहां पर मध्यस्थता की जा रही है ताकि जो शाहीन बाग हल है, उसका जो मुद्दा है, शाहीन बाग में जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है वो सॉल्व किया जा सके, और सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन इसके अलावा सुमित, एक और घटना दिल्ली में घटी है, और हुआ यूं है कि दिल्ली में इंडिया गेट पर हुनर हाट लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए लिट्टी चोखा खाने के लिए, लिट्टी चोखा खाया, तस्वीरें ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। उसके बाद सियासत गरमा गई बिहार की। बिहार में सियासत इस तरीके से गरमाई कि विपक्ष का हर नेता उस फोटो को लेकर, उस लिट्टी चोखा खाने को लेकर ट्वीट करने लगा, और उसके बाद मानो ऐसा लग रहा था कि लिट्टी चोखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाई हो और पेट में दर्द विपक्ष के हो रहा हो। लिट्टी चोखा के जायके में सियासी तड़का। पीएम के लिट्टी प्रेम पर संग्राम तेज। मोदी की लिट्टी से विपक्ष के पेट में दर्द क्यों? पीएम मोदी के लिट्टी चोखा खाने के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री के इस अंदाज से कई बिहारी नेता दीवाने हो गए। नेताओं ने पीएम को ट्वीट कर बधाई दी। बधाई देने वालों में एनडीए के कई नेता शामिल हैं। लेकिन विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री का लिट्टी प्रेम रास नहीं आ रहा, और वे इसे बिहार चुनाव से पहले की सियासत से जोड़ रहे हैं। सबसे पहले आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर तंज कसा और लिखा, कतनो खैब लिट्टी चोखा, बिहार न भूली राउर धोखा। हालांकि बाद में आरजेडी के ही ट्विटर हैंडल से तेजस्वी ने पीएम को ट्वीट किया और लिखा, बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन को पसंद करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। बिहार के मुख्यमंत्री आपसे सवाल नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिहार के पेंडिंग फंड्स कब मिलेंगे? विशेष दर्जा, विशेष पैकेज, बाढ़ राहत फंड और आयुष्मान भारत। राजद की ओर से ट्विटर वार शुरू हुआ तो कुशवाहा, मांझी सभी ने एक सुर में पीएम पर हमला बोला। वैसे प्रधानमंत्री के बिहारी व्यंजन के पसंद और शुरू हुए सियासी चटखारे ने राजनीति गर्मा जरूर दी है। चुनावी वर्ष में गरीबों के थाली से व्यंजन गायब हैं और आप लिट्टी चोखा का आनंद ले रहे हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि लिट्टी चोखा तो लालू प्रसाद जी का ब्रांड था। लालू प्रसाद जी के लिट्टी चोखा को आप खा तो लीजिए, लेकिन जनता ये पचा नहीं पा रही है। जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार के हर थाली में बिहारी व्यंजन वाले सपने का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की तारीफ की, तो बीजेपी ने राजद को डरी हुई पार्टी करार दिया। बिहार के मुख्यमंत्री का एक सपना था कि देश के हर हिस्से में हर आदमी के थाली में बिहारी व्यंजन हो। वो सपना साकार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लिट्टी चोखा खाकर जो हमारा बिहार का सम्मान था उसको बढ़ाने का काम किया, लेकिन कुछ लोग को दर्द हो रहा है। हुनर मेले में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिट्टी चोखा खाया। ये उनकी इस देश के प्रति, देश के जो स्थानीय भोजन है उनके प्रति ये लगाव को इंगित करता है कि उन्होंने हुनर मेले में बिहार के लिट्टी चोखा को चुना। और हम तो ये कहते हैं कि बिहार का लिट्टी चोखा खाएंगे और 2020 में एनडीए को जिताएंगे। जाहिर है प्रधानमंत्री के लिट्टी प्रेम ने सियासत को गर्म कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि पीएम की लिट्टी से विपक्ष के पेट में दर्द क्यों? लिट्टी चोखा को चुनाव से क्यों जोड़ रहा है विपक्ष? क्या विपक्ष के पास मुद्दों का हो गया है अभाव? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे पहली बार नहीं अलीम कि बिहार की सियासत में सियासी तड़का लगा हो, स्वाद का तड़का लगा हो किसी व्यंजन का। लिट्टी चोखा, इससे पहले याद होगा आपको उपेंद्र कुशवाहा ने खीर बनाने की बात कही थी, खीर बनाई थी। मांझी ने खिचड़ी बनाई थी। तो इसके अलावा चूड़ा दही का भोज मकर संक्रांति के दिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन हंगामे होने लगते हैं तब जब सत्र शुरू होता है बिहार विधानसभा का, और सारे जो सियासी तड़का है
वो वहां पर जायका बिगड़ जाता है। इस बार भी यही उम्मीद है, क्योंकि 24 फरवरी से 31 मार्च तक बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस बार भी पूरे हंगामे का सार है सीएए, एनपीआर, एनआरसी और इसके अलावा बेरोजगारी या फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। इसलिए इस बजट सत्र में संयोग है कि ये थोड़ा लंबा चलेगा और मुझे लगता है कि जनहित के मुद्दों को उठाने में हमें सहूलियत होगी। हमने तमाम उन प्रश्नों को डालना आरंभ कर दिया है जो जनहित से जुड़ा है, खासकर विधि व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, बिहार से पलायन जारी रहना, शिक्षा पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है, शिक्षकों डॉक्टरों के हजारों पद रिक्त हैं और ये एनआरसी को लेकर नीतीश कुमार दोहरा मापदंड अपनाए हुए हैं जिससे पूरे राज्य में लोग आंदोलित है। तो ये सारे सवाल हैं जिनको लेके विपक्ष उनसे जानना चाहेगा क्यों हो रहा है ऐसा, किस तरह से हो रहा है ऐसा। उनको आवाज़ बुलंद करना चाहिए। ये सब सवाल पर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं जवाब देने के लिए। किसी भी तरह से वो प्रश्न लाए, चाहे अल्पसूचित लाए, तारांकित लाए, अतारांकित लाए या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए या 0 आवर में लाए, जवाब के लिए सरकार पूरे रूप से तैयार है। इसलिए हमें उनके सवालों से नहीं, हमें मालूम है उनकी जो इच्छा है, जो उनकी नीति रही है, जो केवल सत्ता पाने की, तो निश्चित रूप से उनको कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। तो बिल्कुल यहां पर देखा जाए सुमित, विपक्ष अपने मुद्दों के साथ तैयार है सरकार को घेरने के लिए, सरकार जो है उस जवाब के साथ तैयार है उन मुद्दों का जवाब देने के लिए। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा सुमित कि जो हंगामे के आसार है वो हंगामे रहेंगे। लेकिन इस बीच आपको एक और इंसिडेंट बिहार की बता देते हैं जो काफी तूल पकड़ रहा है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है और यह वीडियो है बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार को वहां के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस वीडियो में फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और यह मामला जो है वो तूल पकड़ने लगा है। यहां पर पुलिस एसोसिएशन इसकी निंदा कर रहा है, कांग्रेस भी इसकी निंदा कर रही है और जेडीयू जो जिस पार्टी की सरकार है सूबे में, वो भी ये कह रही है कि ये गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री महोदय से हमारी बातचीत हुई थी, दूरभाष पर ही शाम को बातचीत हुई थी और जो बातचीत हुई थी उसमें उनके द्वारा कुछ प्रश्न किए गए, उसका उत्तर मेरे द्वारा दिया गया और जब तक ये पोर्टल और मीडिया में नहीं आया कि माननीय मंत्री के द्वारा मुझे फटकार लगाई गई, तब तक मुझे भी नहीं पता था कि मुझे फटकार लगाई गई है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, इसको अलग तरीके से पेश किया जा रहा है मीडिया। दोनों ही महत्वपूर्ण लोग हैं, दोनों लोगों को कोई बातें अगर होती है तो सरकार पुलिस मुख्यालय पर बैठ के बात होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस से क्या कर्तव्य क्या होता है, वो जनता के लिए कार्य करता है, सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, तो पुलिस के गरिमा प्रतिष्ठा का ख्याल सभी को रखना चाहिए। तो जो भाषा गिरिराज सिंह की है या रहती है, उसके बजाय हमें इस पर देखना चाहिए कि केंद्र का मंत्री बिहार के एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कह रहा है कि तुम अपराधियों को संरक्षण दे रहे हो, जिसने मर्डर किया उसका भी संरक्षण दे रहे हो, तो अपने आप में जांच का विषय है। राजनेता के तौर पर अगर रोल मॉडल के तौर पर आप नहीं दिख पाते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं और वाद प्रतिवाद में कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे ये समझ में नहीं आता है कि किसका पक्ष क्या है। लेकिन इतनी बात तय है कि जिस तरीके का द्वंद्व और टकराव दिखाया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे पहली बार नहीं है जब बीजेपी के किसी नेता ने बिहार पुलिस पर सवाल उठाए हों। उससे पहले विजय सिन्हा मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, उन्होंने भी बेगूसराय में ही संयोगवश एक बार एसपी को हटाने की मांग कही थी। एसपी को कहा था कि अगर आपसे नहीं संभलता है तो आप हट जाइए। जरूर ये सीधे सीधे नीतीश सरकार के सुशासन पर सवाल खड़ा करता है, जो कि अपने सहयोगी पार्टी के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। खबर पटना से ही है। एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की है। हाजीपुर का रहने वाला है युवक, राजीव ब्रह्मर्षि नाम बताया जा रहा है और आत्मदाह के पीछे की वजहों को बताएं उससे पहले आपको बता दें कि उसने ऐलान बाकायदा किया था कि फेसबुक पर उसने ऐलान किया था कि वो आत्महत्या करने जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें बिहार पुलिस मुख्यालय के बाहर वो पहुंचा और हालांकि ऐलान के बाद पटना पुलिस पहले से तैयार थी। युवक की आग लगाते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। घटनास्थल पर पहुंचे उसके साथियों ने बताया कि युवक पटना पुलिस ने उसके एक साथी को झूठे मुकदमे में फंसाया है, जिससे वो काफी नाराज है। राजीव ने इसकी शिकायत कई अधिकारियों से की, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं। राजीव ने जो कदम उठाया यकीनन वो सही नहीं है। न्यूज़ 18 इस कदम की निंदा करता है क्योंकि किसी को अपनी बात मनवाने के लिए कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है।
बिल्कुल सुमित, इस तरह की जो घटना है उसको कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर आप किसी चीज को लेकर नाराज हैं, अपनी बातों को रखिए, और अगर आपको लगता है कि आपको गलत आरोप में फंसा दिया गया है तो अदालत है, अदालत में जाइए, आप अपने आप को सही साबित करिए। लेकिन इस बीच एक और ऐसी घटना सामने आई है, और यह घटना उड़ीसा से सामने आई है, जिसको आज के दौर में बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता। हम बात नए भारत की करते हैं, हम बात आधुनिक होने की करते हैं, लेकिन अगर आज के तारीख में भी अगर रंग को लेकर भेद किया जाए, नस्ल टिप्पणी की जाए, तो यह वाकई हैरान करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंजीनियरिंग की छात्रा को लगातार उसके साथ बदसलूकी एक शिक्षिका कर रही थी, और वो इसलिए क्योंकि उसका रंग अलग था और उसके रंग भेद को लेकर उस पर लगातार टिप्पणी की जा रही थी। मामला क्या है, देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। हाँ, क्लास में सॉर्ट आउट होना चाहिए। क्लास में चल रही ये तू मैं का नजारा ओडिशा के केओंझर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का है, जहां एक लेक्चरर छात्रा के साथ बदतमीजी कर रही है। उसके रंग पर कमेंट कर रही है। इस छात्रा की गलती सिर्फ इतनी है कि इसका रंग गोरा है, और ये लेक्चरर उसे रोजाना उसके गोरेपन की सजा देती है, मानो छात्रा के लिए गोरापन ही गुनाह बन गया। क्योंकि मैं गोरी हूँ, वो क्लासरूम में ऐसे बोले थे, जितनी गोरी उतनी स्टोरी। तो हम बोले थे क्या स्टोरी मैडम, तब वो बोले कि मुझे गोरी लड़की पसंद नहीं, तू मेरे क्लास मत करना। इसलिए मैं कभी भी उनके क्लास में नहीं रहती हूँ, नहीं बैठती हूँ। जब भी बैठती हूँ कुछ ना कुछ कमेंट मारते हैं, बहुत घटिया गंदी तरह के कमेंट, जो एक मैडम को शोभा नहीं देती है। विद्या के मंदिर में सबको समानता का पाठ पढ़ाने की जगह ये महिला लेक्चरर क्लास में प्रवेश करते ही छात्रा के साथ गाली गलौज करती थी। मामला शायद दबा ही रहता, लेकिन छात्रा के परिजन के पास पहुंचे एक ऑडियो क्लिप ने लेक्चरर की रंग भेद वाली गंदी सोच का खुलासा कर दिया। ऑडियो वायरल हुआ था, जो मेरे पापा के पास आके आया था ऑडियो, और मेरे पापा सुनकर बोले कि ये क्या हो रहा है स्कूल में। और हम जब बोलने चाह रहे थे वो कुछ नहीं सुने और बहुत गाली दी। ये आज का बात नहीं है, ये 7 महीने से चल रहा है मेरे साथ। मतलब फर्स्ट डे से जब से वो मुझे टारगेट रखे। करीब 7 महीनों से भरी क्लास में रंग को लेकर महिला लेक्चरर की बदतमीजी और अभद्र व्यवहार ने छात्रा को डिप्रेशन में ला दिया। माता पिता से कहा तो उनसे भी सहन करने की ही सीख मिली। मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब डिप्रेस में आ जाती हूँ ऐसे सब सुनकर। इतने स्टूडेंट होते हैं, उनके सामने में बोलते हैं ना, तो अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है, किसी को नहीं बोल पाती हूँ। वैसे ऐसे चल रहा था, मैं मम्मी पापा को भी इन्फॉर्म की हूँ इस बारे में। मम्मी पापा बोले इंजीनियरिंग कॉलेज है, तू सह ले, ऐसा होता है इंजीनियरिंग। गोरे रंग से चढ़ने वाली इस लेक्चरर का छात्रा के साथ तू मैं का वीडियो क्लास के छात्र ने ही बनाया और वायरल भी किया, जिसके बाद पिछले 7 महीनों से सो रहा कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और कॉलेज की प्रतिष्ठा का राग अलापने लगा। माइनिंग स्कूल गोटे एते बड़ रेपुटेड इंस्टीट्यूट। माइनिंग इंस्टीट्यूट एक विख्यात इंस्टीट्यूट है। यहाँ के छात्र भारत और विदेश में बड़ी बड़ी पोजीशन पर हैं। हम इसकी प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगाना चाहते। हमारा पुलिस यकीनन अलीम, इस तरह की घटना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि शर्मनाक है। आधुनिक भारत में, 21वीं सदी के भारत में इस तरह की घटना को कम से कम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। रंग के आधार पर इस तरह की टिप्पणी और बदसलूकी। बिल्कुल। तो खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।